हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने फंजाई स्टार्ट किया था और पूरे कैरेक्टर पढ़ने के बाद 4 क्लासेस में 2 क्लासेस पढ़ लिए थे। आज का जो बचा हुआ क्लास है उसको डिस्कस करेंगे और फिर और आगे बात करेंगे। तो यस, थर्ड क्लास इज बेसिडियोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज फॉर्म्स आर नोन एज मशरूम। अगर हम बात करें कि कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर, दिस इज मशरूम। अगर आप कुछ नाम इसमें से नोट करें तो मशरूम एक कॉमनली इसका मेंबर है। इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। इसको पफबाल, पफी अपेरेंस की वजह से, श्वेलन अपेरेंट की वजह से पफबाल भी कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, ये ज़मीन पे ग्रो करते हैं। मैंने कहा था कि हम हर बार बात करेंगे कि यहाँ ग्रो करेंगे। ये लॉक्स, लकड़ी का जो लट्ठा होता है उस पर ग्रो करेंगे। एंड ट्री स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स क्या होता है, जब पेड़ आपके कट जाते हैं, पेड़ जब कट जाता है तो जो पार्ट बचा रह जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्री स्टम्प्स। आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ पार्ट बचा रह जाता है जो ज़मीन के ऊपर से आपको दिखता रहता है, दिस इज कॉल्ड ट्री स्टम्प्स। यहाँ पे भी आपने देखा होगा फंजाई ग्रो कर जाते हैं इस तरीके से, है ना। यू हैव जस्ट सीन दिस, आई होप आपने ज़रूर देखा होगा। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज ए पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में भी होते हैं, जैसे कि रस्ट और इस्मट। हमने पीछे भी आपसे बात करी थी। आपने अगर पक्शिनिया का नाम सुना हो तो पक्शिनिया ग्रेमिनिस ये रस्ट डिजीज कॉज करता है और उसमें भी ब्लैक रस्ट कॉज करता है। अगर आपने अस्टिलागो का नाम सुना होगा तो अस्टिलागो ये इस्मट डिजीज कॉज करता है, इस्मट। ओके, यस, रस्ट एंड इस्मट, डोंट कंफ्यूज विद बोथ ऑफ देम, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ से बहुत पूछा भी जाता है। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, आपको सिर्फ एक माइसीलियम मिला है और वो मिला था फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम था बच्चों, वो कैसा था, फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम जो था वो नॉन सेप्टेट था और सिनोसिटिक था, अगर आपको याद हो तो। बाकी जितने भी क्लास आपने तीनों पढ़े हैं या पढ़ेंगे उसमें आपको सिर्फ मिलेगा ब्रांच और सेप्टेट। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स यानी एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे अब्सेंट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से सीखने को मिला। एसेक्सुअल स्पोर यहाँ अब्सेंट होगा। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वाया फ्रेगमेंटेशन, तो स्पोर आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मार्क करें। अगला सवाल बेहद खास है, बेहद 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 खास है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स। एक क्लियर बात मैं आपको यहां बता दूं कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो अब्सेंट हैं, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। लेकिन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है? तो जी नहीं, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। और सेक्स ऑर्गन को कौन, सेक्स ऑर्गन के जैसे कौन बिहेव करता है, तो अगर दो वेजिटेटिव सेल, सेक्सुअल सेल नहीं है, दो वेजिटेटिव सेल अथवा सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर हम आपको समझाएं, यस, मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर डिफरेंट स्ट्रेन का हो, मान लीजिए प्लस, और दूसरा डिफरेंट स्ट्रेन का है नेगेटिव। इनकी कोई पर्टिकुलर सेल बिहेव्स लाइक सेक्स ऑर्गन बट नॉट द ट्रू सेक्स ऑर्गन, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाती हैं एंड नोन एज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। क्लियर? एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि सेक्स ऑर्गन यहां पे क्या है, अब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन नहीं है। तो ऐसा कौन काम कर रहा है, टू वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल्स। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, सेम स्ट्रेन या डिफरेंट स्ट्रेन? तो यस, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। डिफरेंट स्ट्रेन की दो सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं और प्लाज्मोगैमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे याद आपको ये भी रखना है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि डाई कैरियोटिक स्टेज भी आपको यहाँ मिलेगी। मतलब
एक सेल में जब बनता है तो दोनों न्यूक्लियस थोड़ी देर तक रिटेन रहेगा, इमीडिएट इमीडिएट जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता। ये लास्ट लेक्चर पे मैंने आपसे बात करी थी। इमीडिएट जाइगोट फॉर्मेशन नॉट अकर्स, इमीडिएटली जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, जहां पढ़ रहे थे वहीं पे। पॉइंट क्या था? सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट, बट plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotype. The resultant structure is called dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium, जो लास्टली अल्टीमेटली क्या देगा? बेसिडिया देगा। अगली लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है सर, मैं हर बात मिटाता चल रहा हूं और आपको बताता चल रहा हूं कि जो आपको बेसिडियम मिला है, दिस इज कॉल्ड बेसिडियम, अल्टीमेटली बेसिडियम। याद रखिएगा कि कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन एंड कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन वेसिडियम। इसी वेसिडियम के अंदर जो मान लीजिए आपका बना है, जो स्ट्रक्चर जो बन के आया है, जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर की आप बात करें तो बेसिडिया का फॉर्मेशन हुआ है। इसी में आपको क्या मिला है, जल्दी से बताएं। मान लीजिए दिस इज स्ट्रक्चर वेसिडियम, ठीक है। अब इसी के ऊपर याद रखिएगा क्या लिखा है? कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द वेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 वेसिडियोस्पोर्स। द वेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडिया। ये बात भी आपको याद रखना है। तो आपके बेसिडियम में मतलब क्या हुआ कि जब कैरियोगैमी और मियोसिस टेक्स होती है तो ये वेसिडियम में होती है। डाइकैरियोटिक स्टेज अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। आपको मैकेनिज्म नहीं जानना है कि बेसिडियम कैसा होता है, क्या होता है, बस याद रखना बेसिडिया एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, और जब मियोसिस होगी तो 4 स्पोर बनेंगे एंड दे ऑल 4 स्पोर्स आर नोन एज बेसिडियोस्पोर्स। पीछे मैंने आपको बताया था कि बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल प्रोडक्शन में बनते हैं। बेसिडियोस्पोर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोजीनियसली बनते हैं। पिछला अगर याद है, एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली बनते हैं। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। देखिए सर, कुछ बातें आपको समझनी नहीं, याद करनी है सीधे, क्योंकि अब यहाँ पे हर चीज़ का डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि लोअर इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं। तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, प्लाज्मोगैमी होगी, वेजिटेटिव सेल्स आपस में जुड़ जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी, डिफरेंट स्ट्रेन की या डिफरेंट जीनोटाइप की। डाइकैरियोटिक स्टेज आपको मिलेगी, पीछे आप पढ़ चुके हैं, और फाइनली बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। इसी बेसिडियम में कैरियोगैमी और मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद आपको 4 स्पोर्स मिल जाएंगे। कितने? 4। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडिया, ठीक है। द बेसिडिया आर अरेंज इन बेसिडियोकार्प, और बेसिडियोकार्प को हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, पॉइंट आउट कर लें चीजों को। नेक्स्ट आगे बात करें। नेक्स्ट आगे बात किया जाए उसके पहले इसके एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको एक एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दिस इज अगैरिकस, और अगैरिकस को बोला जाता है मशरूम। सेकंड इज अस्टिलागो। अस्टिलागो क्या करेगा? ये स्मट डिजीज कॉज करता है, नोट कर लीजिएगा, स्मट डिजीज कॉज करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल कोई पॉइंट याद करने की जरूरत यहां पे नहीं है, ना ऐसी जहमत आप उठाइएगा, क्योंकि सवाल सीधे यही पूछते हैं। तीसरा पक्षिनिया। पक्षिनिया ये क्या करेगा? ये रस्ट डिजीज कॉज करता है। तो यस, अगैरिकस मशरूम है, नोट करें। अस्टिलागो स्मट कॉज करेगा, स्मट डिजीज। सिम्टम्स आपके सिलेबस में नहीं है, बस याद रखना है। पक्षिनिया ग्रामिनिस ये पूछा जाता है, ब्लैक रस्ट ऑफ, ये ब्लैक रस्ट कॉज करता है, ठीक है। चलिए नोट करते रहिएगा। पूरा हो गया, ठीक है।
जस्ट ए सेकेंड बेटा। नाउ तो Basidiomycetes, mushroom, bracket fungi, puff ball present on soil logs, tree stumps and plant body also. रस्ट एंड स्मट जनरली कॉज करते हैं, माइसेलियम ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर नहीं होंगे, वेजिटेटिव प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होगा, प्लाज्मोगैमी होगी, दो डिफरेंट स्टेन या दो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन के बीच में। डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाएगी, वेसिडियम का फॉर्मेशन होगा अल्टीमेटली, जिसके अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस होगी और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली फॉर्म होंगे इन द बेसिडियोकार्प एज वेल। एगरिकस, अस्टिलागो और पक्षिनिया तीन एग्जाम्पल इसमें हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज बाई पक्षिनिया ग्रामिनिस। तो पक्षिनिया ग्रामिनिस का नाम आप नोट कर लें, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज यहां से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला क्लास ड्यूटेरोमाइसेटिस। ड्यूटेरोमाइसेटिस को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसमें आपको सेक्सुअल फॉर्म नहीं मिलती। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into class they rightly belong. अगर इस क्लास में कहीं भी कोई सेक्सुअल फॉर्म दिख जाएगी तो ये जिस क्लास से बिलोंग करेगा, चाहे ड्यूटेरोमाइसेटिस चाहे एस्कोमाइसेटिस, उसी में भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस क्लास में कोई भी मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. अगर ड्यूटेरोमाइसेटिस किसी मेंबर में सेक्सुअल फॉर्म दिख जाएगी तो हम उसे किसी और क्लास में ले जाके शिफ्ट कर देंगे। Later when the links were established, the fungi were correctly identified and moved out from Deuteromycetes. Overall अगर इस क्लास के किसी मेंबर में सेक्सुअल फॉर्म्स गलती से भी दिख गई तो उसे किसी और क्लास में ले जाके पुट कर देंगे। वन परफेक्ट यानी कि सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसेटिस वर डिस्कवर, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसेटिस और वेसिडियोमाइसेटिस। कुछ लोग कहेंगे फाइको में क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसेटिस का अगर मेंबर होगा तो वो सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, यस ना, जबकि फाइकोमाइसेटिस के मेंबर एसेप्टेट हैं और अनब्रांच हैं, तो वहां ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपने देखो ऊपर से नीचे तक अब तक जितनी बातें करी उसमें एक ही बात पड़ी है कि ड्यूटेरोमाइसेटिस के मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल फॉर्म्स ही दिखती हैं। अगर गलती से कभी सेक्सुअल स्टेज दिख जाएगी तो उसको एक्यूरेट क्लास में ले जाके शिफ्ट कर देंगे, चाहे एस्कोमाइसेटिस चाहे वेसिडियोमाइसेटिस, जो करेक्टर होगा उस आधार पे। ड्यूटेरोमाइसेटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर एंड दैट इज कोनिडिया। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस क्लास के मेंबर में एसेक्सुअल प्रोडक्शन कोनिडिया से होता है। माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच, एक को छोड़ के फाइकोमाइसेटिस, बाकी सब में सेप्टेट ब्रांच है, तो कॉमन सवाल हो गया। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स, इसके कुछ मेंबर्स क्या हैं? सेप्रोफाइट्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पीछे बहुत समझाया है मैंने। पैरासाइट्स और पैरासाइट्स या तो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जो किसी लिविंग प्लांट पे या एनिमल पे सर्वाइव करेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग या साइक्लिंग। उसमें से बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं, या ऐसे कह लीजिए सम मेंबर आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट, व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। सोच पा रहे हैं ना? तो कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स हैं, ज्यादातर डिकम्पोजर्स हैं उसमें, ठीक है। सम एग्जाम, अब डिकम्पोजर क्या है ये आपको समझना होगा, मैं कई बार बता चुका हूं। सम एग्जाम्पल्स आर, इनके तीन एग्जाम्पल हैं, ए, सी और टी। एक्ट, एक्ट ऑफ गॉड कह लीजिए, एक्ट आप मान लीजिए, एक्ट से याद रखिएगा। ACT, अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तीन एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई यहां लिखा है, मैं पूरी बात मिटा दूं जिससे कि आप बात समझ पाएं। अल्टरनेरिया सोलेनाई, यस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये क्या काज करता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और एक और हमने पढ़ा था
फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है, इसीलिए इसको मैंने वहां पढ़ाया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू की पछेती बीमारी है ये, और ये आलू जल्दी खराब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अगेती, जो भी आप समझता ना सोचिए, हिंदी छोड़ दीजिए। अल्टरनेरिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। दूसरा कोलिटोट्राइकम फल्केटम, आपने नाम सुना होगा, कोलिटोट्राइकम फल्केटम। आपने कभी गन्ने को देखा हो, ऐसे ही गन्ने को देखा हो, गांठ होती है इसमें कई, है ना, और आपने देखा होगा बीच में पूरा का पूरा गन्ना ऊपर से नीचे तक लाल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, इसे बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। पूरा गन्ना लाल लाल दिखता है, बीच में रेड दिखता है। एक और है तीसरा, ट्राइकोडर्मा। अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट से याद रखना है, एसीटी, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, तीनों हो गया। चारों क्लासेस में एक बार जल्दी से हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ फंजाई। पूरी बात को एक बार और बता रहा हूं। अगर आप माइसिलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइकोमाइसिटीज का एसेप्टेट और सिनोसिटिक है, बाकी सबका सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच। तो सिर्फ ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि फाइकोमाइसिटीज में जो आपका माइसिलियम है वो एसेप्टेट होता है। ये एक एडिशनल पॉइंट है, एसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। ये सवाल खूब आ सकता है। दूसरा सवाल, एसेक्सुअल स्पोर की अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड जू स्पोर, और जू स्पोर का नाम है प्लानोस्पोर। जू स्पोर का क्या नाम है? प्लानोस्पोर। और एक और होता है स्पोरेंजियोस्पोर, जिसे एप्लानोस्पोर बोलते हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं, जू स्पोर जो होता है ये मोटाइल होता है, और जो एप्लानोस्पोर होता है ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अगर आप देखें एस्कोमाइसिटीज में तो कोनिडिया, बेसिडियोमाइसिटीज में अभी हमने आपको पढ़ाया था, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सिर्फ कोनिडिया ही मिला था। एक ही बात तो हमें याद करनी है, एक ये याद करना और एक एक्ट याद करना है। सेक्सुअल स्पोर की अगर हम बात करें तो जाइगोस्पोर या oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है यहाँ पे। फ्रूटिंग बॉडीज फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट है, इसमें एस्कोकार्प, इसमें बेसिडियोकार्प और इसमें एब्सेंट। सब दिखना चाहिए, सारे के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, और जो डिफरेंसेस हमने आपको बताए हैं वो याद होना चाहिए। इससे सवाल नीट में प्रत्येक वर्ष आता है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोनिडिया कहाँ मिलेगा, या जाइगोस्पोर कहाँ है, जूस्पोर कहाँ है, फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोमाइसिटीज में क्या होंगी, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होंगी, माइसिलियम फाइकोमाइसिटीज का कैसा होगा, एंड सो ऑन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक एडिशनल सवाल और आता है कि बेसिडियोमाइसिटीज में जो सेप्टम होता है ना, ये बड़ा डिजाइनर टाइप का होता है। बेसिडियोमाइसिटीज का जो सेप्टम है ये बड़ा डिजाइनर टाइप का होता है। तो दिस सेप्टम इज कॉल्ड डॉलीपोर सेप्टम, कभी आ सकता है डॉलीपोर सेप्टम। अगर आप पुराना कोई सवाल मिलेंगे तो एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि क्लैंप कनेक्शन कहां पाया जाएगा। ये क्या होता है ये तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये कहूंगा क्लैंप कनेक्शन जरूर याद रखिएगा, ये प्रेजेंट होता है बेसिडियोमाइसिटीज में। कभी कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर फंजाई, इतने सवाल याद रखिएगा। नेक्स्ट, किंगडम प्लांटी। तो आपका किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया और किंगडम फंजाई। देखिए किंगडम प्लांटी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो यहां पढ़ना ही नहीं है, बस थोड़ी सी बात करनी है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। यानी जो प्लांट होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है और इसी से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ए फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक विच आर इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या मतलब? ये इंसेक्ट को खाते हैं। ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। याद रखिएगा, कहना ये चाहते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं। जनरली प्लांट क्या होते हैं? प्लांट की अगर हम बात करें जनरली, मोस्टली प्लांट क्या है? मोस्टली, कॉमनली, जो भी आप कहना चाहें, मोस्टली ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं।
बट वेरी फ्यू, इनके दो केसेस हैं वेरी फ्यू के। पहला इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो आपके हैं ये कौन कौन से हैं? तो यस, इनके दो नाम हैं, ब्लैडर वर्म और ब्लैडर वर्ट सॉरी एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस हैं। पैरासिटिक प्लांट भी हैं, पैरासाइट, दिस इज कस्कुटा, कस्कुटा ये पैरासाइट है। कस्कुटा इज अ पैरासाइट, कस्कुटा एक्चुअली इक्टोपैरासाइट है। क्या है? इक्टोपैरासाइट है, याद रखिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट अगर हम आपसे बात करें कहां ग्रो करते हैं, मैं सारा मिटाने जा रहा हूं अब। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहां ग्रो करते हैं? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वहां ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती, मतलब जहां नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन डिफिशियंसी हो सकती है या नाइट्रेट की डिफिशियंसी हो सकती है। और इंसेक्ट को मार के ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को मार के खा जाते हैं, छुपा लेते हैं। आप कभी नेट वगैरह पे सर्च करिएगा गूगल पे कि इंसेक्ट्स को कैसे, तो इंसेक्ट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे खाते हैं? ड्यू टू टर्गर प्रेशर चेंज, टर्गर प्रेशर चेंज होता है लीफ में, तुरंत इंसेक्ट उसी के अंदर छुप जाता है। तो इंसेक्ट के अंदर एक्चुअल में काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, और काइटिन की सेल वॉल में होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, और एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से नाइट्रोजन ऑब्टेन कर लेता है। द प्लांट सेल हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सारे सवाल आपको पता होने चाहिए कि किंगडम प्लांटी में सारे जो ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। इसमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्सली हेटरोट्रॉफिक हैं, such as the insectivorous plant or parasites. Bladderwort या Venus flytrap are the example of insectivorous plant, and Cuscuta is the parasites. The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. तो फिर से बता दे रहा हूँ, प्लांटिक यानी प्लांट किंगडम में जो प्लांटी किंगडम है या प्लांट किंगडम जिसे आप बोलते हैं, इनमें सारी की सारी सेल्स यूकैरियोटिक हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पार्सली हेटरोट्रॉफिक होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं। ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है और कस्कुटा पैरासाइट्स है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और मेनली इसमें सेलुलोज होती है सेल वॉल में। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन द चैप्टर नंबर 8 एंड द प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजो। अगर आप प्लांट किंगडम की बात करें तो किंगडम प्लांटी में आपके पास आएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जहां पे बहुत डिटेल में बात होने वाली है। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव द टू डिस्टिंक्ट फेजेस। नंबर 1 डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phases, whether these plants are free living dependent on other or vary among different groups in plant, this is called alternation of generation. इसको सब हम पढ़ेंगे कहाँ? चैप्टर नंबर 3 में। मैं दो बातें आप जल्दी से आपको बता जाऊं कि जो प्लांट की लाइफ है, प्लांट की जो लाइफ है वो विशेषतया दो पार्ट में बीतती है। एक 2n स्टेज, और जब ये 2n स्टेज में गुजरती है तो इसे स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक स्टेज, ये 2n होती है। और ये एक n स्टेज में गुजरती है, हैप्लॉयड स्टेज में गुजरती है, और इसे डिप्लॉयड स्टेज कहते हैं। ठीक है। इसे हैप्लॉयड वाले को गैमेटोफाइट कहते हैं। ये आज यही सीख लीजिए। हैप्लॉयड वाले को गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड वाले को स्पोरोफिटिक। और इन दोनों में आपस में अवस्था परिवर्तन चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत है, वैसे समझ में आधी बात ही आती है यहाँ पे, तो इसको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाएंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो बस अभी इतना जानिए कि हैप्लॉयड फेज को हम गैमेटोफिटिक कहते हैं और डिप्लॉयड फेज को 2n फेज को हम स्पोरोफिटिक कहते हैं। इनमें अदला बदली होती है। ठीक है। जैसे जो गैमीट होगा वो n होगा, जो बॉडी होगी, अब
प्लांट कौन सा है इस पे डिपेंड करता है। तो इस बात के लिए हमें अगले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा, वहीं ये बात क्लियर होगी। ठीक है, यस। आगे बात करें किंगडम एनिमालिया की, तो इसको भी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी बात यहां है वो हम आपको बता देते हैं। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर एंड लैक्स सेल वॉल। तो ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं और इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, absent होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। भोजन के लिए कोई भी एनिमल किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। किसके ऊपर? प्लांट्स के। किस चीज के लिए? फॉर फूड। भोजन के लिए ये फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। ये अपना भोजन एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और स्टोर्ड फूड मटेरियल इनके पास क्या होता है? स्टोर्ड फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो या तो ये अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं और या तो फैट के रूप में स्टोर करते हैं। ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें, इनके मोड की, तो इनका जो भोजन करने का तरीका है वो होलोजोइक होता है, मतलब कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें हम भोजन का इंजेशन करते हैं, जिसे हिंदी में अंतर ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन का निवाला जब आप मुंह में रखते हैं, दिस इज कॉल्ड इंजेशन ऑफ फूड। They follow a definite growth pattern and grow into adult and that have a definite shape and size। ये एक बिल्कुल फिक्स ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। इनके एडल्ट का जो सेल का जो बॉडी का शेप और साइज फिक्स होता है। हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म डेवलप हो जाती है अच्छे से। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल विद द लोकोमोशन। ये जिसमें से ज्यादातर गमन कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। डिटेलिंग इसकी कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या हैं, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, यस। थोड़ी सी बात और, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो कपुलेशन प्रक्रिया से होता है। मेल और फीमेल पार्टनर साथ साथ आते हैं एंड देन परफॉर्म द कपुलेशन, जिससे कि मेल की बॉडी से स्पर्म फीमेल की बॉडी में जनरली पहुंच जाता है और फिर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फीमेल के, जनरली फीमेल के यूट्रस में, अगर हम ह्यूमन के काइंड्स में बात करें तो। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन द चैप्टर नंबर 4। तो वेट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में बातें होंगी। अब उन लोगों की बात करने चल रहे हैं जिनका नाम है वायरसेस, वायरवाइट्स, प्रायॉन्स और लाइकेन, जिनको किसी को भी, इनमें से किसी को भी जगह नहीं दी गई आरएच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में। नो प्लेस, इसमें से इनको किसी कहीं जगह नहीं दी गई। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन, एंड सम अदर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेलुलर का मतलब नो सेल, यहां सेल्स एब्सेंट हैं। तो यस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हिटेकर के लाइकेन या वायरसेस, वायरवाइट्स और प्रायॉन्स, इनमें से किसी को जगह नहीं दी गई। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, बहुत ही शॉर्ट में यहां बात करेंगे। तो पहला सवाल यही हुआ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में व्हिटेकर के लाइकेन, वायरसेस, वायरवाइट्स और प्रायॉन्स, इनमें से किसी को भी स्पेस नहीं दिया गया, किसी को भी जगह नहीं दी गई। और ये लोग इस बात को लेकर नाराज भी होंगे, होना भी चाहिए, लाजमी है। तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू known what effect viruses can have on us even if we do not associate it with our condition। मतलब कॉमन आपने सुना होगा फ्लू एक वायरल डिजीज है, आपने ये बात सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी होंगी तो कोरोना में सबने सुन लिया कि फ्लू या कॉमन कोल्ड, कोरोना इज अ वायरस। वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन अ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरसेस को क्लासिफिकेशन में एक अच्छी जगह नहीं दी गई, मतलब जगह ही नहीं मिली। सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग,
क्योंकि इनको सच में लिविंग नहीं माना जाता, इसलिए इनको जगह नहीं दी गई। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग as those organism that have a cell structure, अगर हम इनको लिविंग मानना चाहें तो इनके पास सेल होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो सेल नहीं है तो नो लिविंग। द वायरसेस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप इन्हें नॉन सेलुलर कहिए या आप इन्हें असेलुलर कहिए, ए सेलुलर नहीं असेलुलर, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वायरसेस जो होते हैं, पहली बात, वायरस को, अभी वायरस के बारे में ही बात कर रहे हैं, वायरस को किसी भी क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं दी गई, इसलिए ये सच में लिविंग नहीं है। वायरस लिविंग अगर होता तो इसमें सेल होती, जो कि इसमें सेल नहीं है। वायरस आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, और आप जानते हैं कि वायरस का एक बड़ा ही खूबसूरत कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है इसे इनर्ट रूप में, क्रिस्टल रूप में बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी रखा जा सकता है। तो हुआ ना नॉन लिविंग, यस हुआ ना नॉन लिविंग है। तो चूंकि इसमें सेल नहीं है, चूंकि इसे क्रिस्टल फॉर्म में रख सकते हैं, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये डायग्राम है, अभी दिखाएंगे आपको, बट थोड़ी बात और कर लें। वो क्या है? The point is, infect a cell that take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। देखिए, ये जो वायरस हैं, ये किसी भी सेल को इन्फेक्शन करते हैं, और वहाँ के होस्ट जिसको भी इन्फेक्शन करते हैं, वहाँ की पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने हिसाब से रेप्लिकेशन कराते हैं, और फाइनली थोड़े समय बाद होस्ट को ही निपटा देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो अब ये जो कैरेक्टर है, पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेना, ये कैरेक्टर तो लिविंग का है भाई। किसी के अंदर जाता है और पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, दिस इज कॉल्ड लिविंग कैरेक्टर, और इसको हम क्रिस्टलाइन के रूप में रख सकते हैं। नॉन लिविंग है, सेल नहीं है, तो इसको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। इसलिए हम वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहना चाहते हैं। ये लिविंग तब समझा जा सकता है जब ये होस्ट को पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसे लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। करते नहीं है, नॉन लिविंग कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं के रूप में पाया जा सकता है। तो आप ना तो इन्हें लिविंग कहेंगे, ना ही नॉन लिविंग कहेंगे, बीच का है। ज्यादातर एक कोई पूछे तो नॉन लिविंग कर दीजिएगा। आगे की बात करें, द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम, वायरस शब्द का मतलब है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। अब की एनसीईआरटी ने लेटेस्ट में लिखा है, वॉज गिवन बाई डिमिट्री इवानोस्की। पहले कुछ और लिखा था बट अब चेंज कर दिया है। सच्चाई क्या है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। तो इवानोस्की 1892 वायरस के लिए पहले पास्चर लिखा हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिएगा, पुराना सवाल मिलेगा तो पास्चर करना। तो नेम वायरस वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोस्की 1892। कब दिया? इवानोस्की साहब ने 1892 में। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। सबसे पहले 1892 में इवानोस्की इन्होंने बताया, क्या कहा इन्होंने? रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब एज ए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। कहां पे? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको में मोज़ेक डिजीज कॉज किया, कोई सर्टेन ऑर्गेनिज्म था, नाम नहीं पता, तो मार्क करिएगा सर्टेन माइक्रोब्स इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और क्या कॉज करता था वो ऑर्गेनिज्म? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने एक बात और देखी, उन्होंने क्या देखा कि these were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacterial proof filter paper। उन्होंने कहा ये जो ऑर्गेनिज्म है,
जो मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहा है ये स्मॉलर है किससे? बैक्टीरिया से। तो पहली बात तो इन्होंने वायरस टर्म भी दे दिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा एक कॉजेटिव एजेंट हमने देखा है जो टोबैको में मोज़ेक डिजीज कॉज करता है और ये बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ये ऐसा एक फिल्टर उन्होंने लिया जिसके थ्रू बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता था, लेकिन बैक्टीरिया अगर क्रॉस करने की बात आए तो बैक्टीरिया इससे क्रॉस नहीं कर पाता था, बैक्टीरिया इससे क्रॉस नहीं कर पाता था। लेकिन इस एजेंट ने, इस पॉजिटिव एजेंट को जब क्रॉस कराया गया तो ये क्रॉस कर लेता था, इजिली क्रॉस हो जाता था ये। इस बात पे उन्होंने ये बात कह दी। तो वायरस टर्म गिवन बाय इवानोस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स व्हिच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, टोल्ड आल्सो दैट कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड पास टू द बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। अगला सवाल, 1898 में मिस्टर M.W. वीजरनिक इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, इन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला, इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकाला। क्या निकाला? एक्सट्रैक्ट निकाला, जिस प्लांट में इन्फेक्शन हो चुका था। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, किसका? इन्फेक्टेड प्लांट। कौन थे? M.W. वीजरनिक, 1898। और उन्होंने क्या देखा? और उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने एक हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन करा दिया। हेल्दी प्लांट में मतलब वीजरनिक साहब ने क्या किया? एक्सट्रैक्ट निकाला इन्फेक्टेड प्लांट से, कौन से? टोबैको के। कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड कॉल्ड फ्लूइड एज कंटाजियम वाइवियम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उन्होंने जो एक्सट्रैक्ट निकाला उसी को कह दिया ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। फिर से मेरी बात सुनते, हमारा पॉइंट क्या था? पूरा सुनिएगा। हमारा पॉइंट था कि M.W. वीजरनिक साहब ने एक इन्फेक्टेड प्लांट से, एक प्लांट टोबैको था जिसको इस वायरस का इन्फेक्शन हो चुका था, उससे एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को एक हेल्दी प्लांट में, एक स्वस्थ प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब ये एक स्वस्थ प्लांट में इसको इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने, तो ये क्या देखते हैं कि उस प्लांट में इन्फेक्शन हो गया। और जब इन्फेक्शन हो गया तो उन्होंने उस सब्सटेंस का नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या नाम दिया? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और सेंटेंस बना कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब ये वो सब्सटेंस है जो डिजीज कॉज कर सकता है एक स्वस्थ ऑर्गेनिज्म में। दो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन पूरा हुआ। तीसरा, W.M. स्टैनले 1935, W.M. स्टैनले इन्होंने साहब ने क्या किया? सोज द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। इन्होंने कहा वायरस को हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं और क्रिस्टल ज्यादातर प्रोटीन पार्ट कंसिस्ट करते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो इवानोस्की ने कहा, रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोबियल एजेंट जो कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैक्टीरिया से छोटे हैं क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर जाते हैं। M.W. वीजरनिक 1898 में उन्होंने एक्सट्रैक्ट को निकाला और एक हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया और वहां से एक निष्कर्ष निकाला कि ये कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। W.M. स्टैनले 1935 में उन्होंने कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और ज्यादातर पार्ट इसका प्रोटीन का बना होगा। एक और पॉइंट, दे आर इनर्ट आउटसाइड एंड ए स्पेसिफिक होस्ट सेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन ये जो वायरस है ये शरीर के बाहर इनर्ट है, काम नहीं कर सकता और होस्ट सेल के लिए स्पेसिफिक होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं सब मिटा देने जा रहा हूं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब वायरस तभी सरवाइव कर सकता है, वायरस तभी सरवाइव कर सकता है जब वायरस किसी को इन्फेक्शन करे। पैरासाइट मतलब बिना होस्ट के वायरस किसी काम का नहीं है।
वायरस को, भाई अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज करने के लिए नहीं मिलेगा तो वायरस सरवाइव नहीं कर सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये किसी भी सूरत में बिना ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल इसका पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारी बच्चों बात हो गई वायरस के कैरेक्टर के बारे में। अब थोड़ी बात और करनी है, वो क्या, वो सुने। अगर हम बात करें इन एडिशन टू प्रोटीन, अभी मैंने आपको डायग्राम तो दिखाया नहीं, मैं चल के आपको डायग्राम दिखा दूं। ये देखिए, अगर हम, चूंकि यहां पे डिटेलिंग इसकी दी नहीं है, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये इवानोस्की साहब ने इसी को ढूंढा था। कौन थे? इवानोस्की। ये जो आरएनए आपका है ये टीएमबी है। क्या है ये? टीएमबी है, याद रखिएगा। क्या ये? टीएमबी है। टोबैको मोज़ेक वायरस, यस लिखा भी है टीएमबी, टीएमबी। ठीक है, ये आपका बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका कॉलर है, इसका शीथ है, इसका टेल फाइबर है, ये जाएगा इन्फेक्शन कॉज करेगा। यहां पे ये आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। आई थिंक ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कैप्सिड्स है ना, प्रोटीन पार्ट ये है। मैं पूरी बात हटा दूं, जो कैप्सिड है ये प्रोटीन पार्ट है और ये न्यूक्लिक एसिड पार्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा। यस, तो दिस इज द टीएमबी, पूछा जा सकता है एग्जाम में स्कैन करके, टीएमबी है। और ये जो बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो यस, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन के साथ साथ वायरस जेनेटिक मटेरियल भी कंसिडर करते हैं। दे कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। किसी भी वायरस में या तो आरएनए होता है अथवा या तो डीएनए होता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई ऐसा वायरस नहीं है जो दोनों रखता हो, आरएनए भी रखता हो और डीएनए भी रखता हो। आपके लेवल पे नहीं है। ए वायरस, याद रखिएगा लाइन, ए वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर हम आपसे बात करें, एक वायरस है जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, मींस व्हाट? एक वायरस है न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इन्फेक्शियस होता है। ये भी याद रखिएगा। यानी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कौन जाएगा? प्रोटीन नहीं जाएगा, जेनेटिक मटेरियल जाएगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जनरली जो वायरस प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। अभी हमने पीछे टीएमबी आपको बताया। तो जो प्लांट वायरसेस होते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये जनरली क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड, अगर हम बात करें एनिमल वाले की, तो या तो इनमें सिंगल अथवा डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है सर, आप इसे हाईलाइट कर लें। तो यस, अगर हम बात करें प्लांट में जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, घोल के पी जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इनफेक्ट प्लांट में जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। यानी प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे कि टीएमबी। इनफेक्ट एनिमल आइदर हैव द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन अगर बैक्टीरियल वायरस की बात करें, यानी जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करेगा, या उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सवाल फिर से सुने, पूरा सवाल फिर से सुने। अगर बैक्टीरियोफेज है तो वो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अगर वो प्लांट को इन्फेक्शन काज कर रहा है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। और अगर वो एनिमल को इन्फेक्शन काज कर रहा है तो उसकी तीन कैटेगरी हो सकती है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है।
ये घोल के पी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है। द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है उसे कैप्सोमेयर कहते हैं। दैट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो किसको रोकता है, किसको कंट्रोल करता है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। आइए डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए सर, ये जो आपका कैप्सिड है, कैप्सिड की यूनिट क्या है? कैप्सिड की यूनिट का नाम है कैप्सोमेयर। दिस इज, एक को क्या बोलेंगे आप? कैप्सोमेयर। कैप्सिड का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे, नेक्स्ट वायरसेस की बात करें अगर, तो कैप्सोमेयर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये पॉलीहेड्रल अरेंज होते हैं या फिर हेलिकल अरेंज होते हैं। हेलिकल आप समझते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में, पॉलीहेड्रल भी आपने फिजिक्स और मैथ में पढ़ा होगा, पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, आगे, वायरसेस कॉजेस डिजीज लाइक मम्स कॉज करते हैं, स्मॉल पॉक्स कॉज करते हैं, वारियोला वायरस, हर्पीज कॉज करते हैं, इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं। तो मार्क कर सकते हैं आप, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। वायरस के बारे में, वायरस की कौन कौन से डिजीज हैं, चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th में हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में वायरल डिजीज को डिटेल में पढ़ते हैं। आज शॉर्ट में बात करते हैं। एड्स की बात करें तो एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज बाय वायरस, और उसका नाम क्या है? HIV। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, याद रखिएगा। इन प्लांट्स सिम्टम कैन बी, तो प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग, लीफ कर्ल कर जाए या रोल कर जाए, ऐंठ जाती है, पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं, येलोइंग एंड वेन क्लरिंग, पीली पड़ जाना, ये वेन्स का गायब हो जाना, डॉर्फिंग, बौनापन एंड स्टंटेड ग्रोथ, छोटे रह जाना, डॉर्फ हो जाना, है ना। तो यस, प्लांट ग्रो ना करे, पर्याप्त पीला पड़ जाए, वेन्स गायब हो जाएं, बीन्स डैमेज हो जाएं, लीफ कर्ल कर जाए, मोज़ेक फॉर्मेशन, चकत्ते जैसी बात हो जाए, तो ये सारी डिजीजेस प्लांट्स के करेक्टर, मतलब वायरस प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्शन कॉज करता है। प्लांट वाले वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड RNA के बने होते हैं, एनिमल वाले सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरसेस जनरली डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। क्लियर? आगे की बात करें वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या होते हैं? डिस्कवर्ड बाई टियोडिनर। किसने डिस्कवरी करी? टियोडिनर। डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। ये वायरस से भी छोटे हैं और ये क्या कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD शॉर्ट में बोलते हैं। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री RNA। ये यहां पे आपका प्रोटीन जो है ये एब्सेंट है, वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं होता, ये फ्री RNA है। इट लैक्ड प्रोटीन कोट एंड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। यहां पे प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है, इसी और इसका नाम क्या देते हैं? वायरॉइड्स। फिर से बता दूं, टियोडिनर साहब ने डिस्कवरी करी 1971 में। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है, ये वायरस से छोटा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। इंफॉर्मेटिव बातें हैं, इंफॉर्मेशन है, नोट करते रहिएगा। और यहां पे ये फ्री RNA मॉलिक्यूल है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती, वायरॉइड इसका नाम है। और सबसे बड़ी बात, RNA ऑफ वायरॉइड्स वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। तो इस RNA का मॉलिक्यूलर वेट वायरस के RNA के मॉलिक्यूलर वेट से कम होता है। प्रोटीन कोट एब्सेंट है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिजीज क्या कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कब डिस्कवरी हुई? 1971 में। अगला पार्ट, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स के बारे में पहली ही लाइन हम आपको बता दें, यहां पे न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, मतलब किसका बना होगा? ओनली प्रोटीन का बना होगा। किसका बना होगा? ओनली। तो वायरॉइड किसका बना होता है? ओनली न्यूक्लिक एसिड, दैट इज RNA। और प्रायॉन्स किसका बना होता है?
only protein, that is protein. Okay, so in modern medicine certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. Abnormally folded protein structure, this is known as prions. The agent was similar in size to viruses. इसकी साइज, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसकी साइज लगभग वायरस के साइज के बराबर है। ये बात तो समझ में ही नहीं आती होगी अगर आप पढ़े ना, तो इसकी साइज वायरस के साइज के लगभग बराबर है। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड प्रायॉन्स। इसका क्या नाम देते हैं? प्रायॉन्स। ये डिजीज क्या कॉज करते हैं? मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायॉन्स बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे कॉमनली मैड काउ डिजीज इन कैटल्स कहते हैं, जो कि सिमिलर है क्राइजेकफ्स डिजीज इन ह्यूमन में। देखिए यहां पे आपको कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना, बस याद रखिएगा ये एक डिजीज कॉज करते हैं बीएसई, मतलब बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम कॉमनली मैड काउ डिजीज कहते हैं। भैया ये याद कर लीजिएगा, इसके कैरेक्टर गूगल पे सर्च करके याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं डॉक्टर आज ही बनने लगो। और ये एनालॉगस है किसके? सीआर जैकब डिजीज, बस नाम याद कर लीजिएगा इन ह्यूमन। इसके कैरेक्टर जब एमबीबीएस कर लेना उसके बाद सीखना, अभी जरूरत ना है। तो प्रायॉन्स मैड काउ डिजीज कॉज करता है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉज करता है, क्राइजेकफ्स डिजीज के सिमिलर हैं। प्रायॉन्स सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, इसमें और कोई भी आपको मिलेगा नहीं, आरएनए या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कुछ भी नहीं मिलने वाला। लास्ट पॉइंट, लाइकेन। लाइकेन आप खूब पढ़ते हैं। लाइकेन एक डुअल ऑर्गेनिज्म होता है, एक डुअल ऑर्गेनिज्म होता है। ये एल्गी और फंजाई, इसको भी कई जगह नहीं मिली। लाइकेन आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, शायद पिछले लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूं। ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी को भी फायदा होता है और फंजाई को भी फायदा होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फाइकोबायोंट। एंड फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट नाम देते हैं। हम आपको बता चुके हैं पूरी बातें पहले ही, ठीक है ना। अब अगला सवाल, माइकोबायोंट जो है ये वाला फंजाई वाला, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। तो इसको भोजन कहां से मिलेगा? इसको भोजन मिल जाएगा एल्गी से, ठीक है ना। तो विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, और जो एल्गी है ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। क्लियर? एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर and absorb mineral nutrients and water for its partner. एल्गी भोजन देता है फंजाई को, एंड फंजाई आवास देता है एल्गी को, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, इफ वन saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। मतलब इस तरीके का और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। लाइकेन आर वेरी गुड इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। और कौन सा पॉल्यूटेड एरिया? अगर वहां पे एयर पोल्यूशन है, किसी भी सूरत में एयर पोल्यूशन है, तो लाइकेन वहां ग्रो नहीं करेगा। पहली बात। अगर आप देखें ताजमहल जो धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से डैमेज हो रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर जहां है वहां लाइकेन किसी भी सूरत में ग्रो नहीं करेगा। तो आप लाइकेन को कभी भी ताजमहल के आसपास ग्रो करते हुए नहीं देखेंगे। तो लाइकेन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन या पॉल्यूशन एज वेल। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कुछ लोगों को जिनको कहीं जगह नहीं दी गई थी उनको हमने लास्ट में डिस्कस किया। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को डिटेल में बात करी। प्लांट किंगडम, प्लांटी और किंगडम एनिमालिया पे बहुत थोड़ी सी बात करी। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में बात करेंगे। वायरसेस के बारे में थोड़ी सी बात हुई जो आपके सिलेबस में थी, वायरॉइड्स के बारे में थोड़ी सी बात हुई, और प्रायॉन्स के बारे में बात हुई, और लाइकेन के बारे में 2 बार बात हुई। आज थोड़ा जल्दी में, उस दिन भी हमने बात करी थी, एक बार इकोलॉजी में भी बात होगी। तो बस जानते रहिए कि लाइकेन क्या होता है, समझने का प्रयास जरूर करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।